हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, दैट इज एनिमल किंगडम। इससे पहले हम लोगों ने हमारी जो सीरीज है टारगेट 360, दैट यू नो दिस इज अ फ्री सीरीज फ्रॉम टीम कंपटीशन फॉर यू गाइज, कि आप लोग अपनी जो नीट की प्रिपरेशन में बायोलॉजी में टारगेट करते हैं कि भाई हमारे 360 आने चाहिए, तब जाके आप फिजिक्स केमिस्ट्री में जो स्कोर लाएंगे उससे आपका नीट में सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए एनसीईआरटी पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और आप कहीं से भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी पे कमांड करने के लिए थोड़ा सा टाइम, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा का टाइम डेली अगर आप निकालते हैं और डेली हमारा ये एक सेशन देखते हैं तो पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी और आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एनसीईआरटी से कहीं भी कुछ भी पूछा जाए, वी कैन डू इट इन द एग्जाम। ठीक है, तो इसी सीरीज में हम लोग सेल बायोलॉजी पूरी कवर कर चुके हैं एंड डाइवर्सिटी के लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं। तो इस चैप्टर में जो कि आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि यू नो एनिमल किंगडम पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल से भरा हुआ है, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों। एक्चुअली क्या था ना, अगर हम 7-8 ईयर्स पहले देखें तो नीट में इस चैप्टर की कोई लिमिट नहीं थी, कहीं से कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी पूछ लिया जाता था। लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स में, स्पेशली जब से एनटीए ने पेपर बनाना शुरू किया है, पेपर्स आपको पता है स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो एनिमल किंगडम में आप लोग इधर उधर रिफ्रेशर से पढ़कर ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। जो एनसीईआरटी में दिए हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स और वही एग्जाम्पल्स लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं बच्चों, तो आपको बस वही एग्जाम्पल्स याद करने हैं, क्योंकि यू नो आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। आपको अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि जो चीज़ें पूछी जाती हैं बस वही पढ़ें, उन चीज़ों को बार बार हो सके तो रिवाइज करें, उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट दें। ये चीज़ें ही आपको अपनी प्रिपरेशन में करनी है। ये नहीं कि आपको कोई टॉपिक अच्छा लगा और आप उसमें बहुत डिटेल में चले गए, आपने उसमें पीएचडी कर डाली, तो वो कोई यूज़फुल नहीं है ना। अभी नॉलेज लेने के लिए तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी है। तो फिलहाल नीट पे टारगेट करना है और उसमें बायोलॉजी में अगर आपको फुल स्कोर करना है तो आपका मेन जो हथियार है वो है एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, दैट इज एनिमल किंगडम। डाइवर्सिटी का लास्ट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में सिंपली आपको पहले तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं एंड देन एनिमल्स को क्लासीफाई करके उनके जो 11 फाइला हैं, यस एनिमल किंगडम में ना 11 फाइला आते हैं, उन सब के बारे में वी विल नो। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, है ना, अभी जस्ट 11th में आए हैं, उनको इनमें बहुत सारे ना, जब मैं एनिमल किंगडम के आपको फाइला बताऊंगी, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, आस्केहेल्मिन्थीज, तो आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, बट डोंट वरी, जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे ना, आपको बिल्कुल ऑन द टिप्स हो जाएंगे ये सारे फाइला के नेम्स। ठीक है, तो अभी घबराना नहीं है, अच्छे से समझ समझ के चीज़ों को पढ़ना है, याद करने की टेंशन मत करो, जब पढ़ोगे तो चैप्टर के एंड तक सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. Yes, देखा जाए तो एनिमल किंगडम में ह्यूज डाइवर्सिटी है। आपके चारों तरफ जो आप इंसेक्ट्स देखते हो, बर्ड्स देखते हो, मैमल्स देखते हो, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेज, ये सब क्या हैं? ये सब एनिमल्स में ही आते हैं। इवन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं बच्चों जो आपने कभी देखे ही नहीं। लोअर एनिमल्स जो समुद्रों में बहुत गहराई में, सी की डेप्थ में रहते हैं, पॉरीफेरन्स, सीलेंट्रेटा, है ना, क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोडा तो बहुत बड़ा ग्रुप है ही एनिमल्स का, जिनमें इंसेक्ट्स भी आते हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, जिसको एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। ओके, as over a million species of animals have been described till now, the need for classification become all the more important. The classification also help in assigning a systematic position to newly described species. Simply आपको classification की importance बताइए। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ना वो बेसिस समझने हैं जिनके बेस पर एनिमल्स को डिवाइड किया गया एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो उनमें 6 बेसिस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं बच्चों। In spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, symmetry, coelom, pattern of digestive system, circulatory system, reproductive system, etc. मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सब में कॉमन भी है और कहीं ना कहीं हमें ये बताती हैं कि हम एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। These features are used as the basis of animal classification. तो सबसे पहला बेसिस जो यहाँ पर डिस्कस किया है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत आसान है, आप शुरू से पढ़ते आए हैं बायो में कि जो सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की, दैट इज सेल। अब या तो हो सकता है, हमने पढ़ा ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे प्रोटिस्टा किंगडम था,
मोनेरा किंगडम था, ठीक है। तो मोनेरा तो चलो प्रोकैरियोट था, उसको एक बार हटा देते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, याद है ना, या भूल गए कि एनिमल सारे यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट, ठीक है। तो अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोटिस्टा किंगडम में आपको ध्यान है मैंने एक ग्रुप बताया था प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ को पहले उनका नाम है प्रिमिटिव एनिमल्स, क्योंकि उनको पहले यही एनिमल किंगडम में रखा गया था, बट सिंगल सेल्ड होने की वजह से आर.एच. व्हिटेकर ने उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया, प्रोटिस्टा में। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो रखते हैं सेल्यूलर लेवल, सिंपली उनके पास एक ही सेल है। अब एनिमल्स में जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है ना, उनमें जो सबसे पहला फाइलम हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा, बिल्कुल पोरस एनिमल्स होते हैं, ऐसा लगता है स्पॉन्ज का कोई टुकड़ा है। तो वो जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में सेल्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो सेल्स टिश्यू नहीं बनाती। हर सेल अपना इंडिविजुअल फंक्शन करती है। टिश्यू समझते हैं ना आप, कि अगर एक जैसी दिखने वाली सेल्स ग्रुपिंग कर लें और मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें, तब तो आप उसको टिश्यू कहोगे। और अगर हर सेल इंडिविजुअली अपना काम कर रही है तो वो सिंपली सेल्यूलर हुआ। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें बच्चों, तो इसमें या तो और एनिमल्स में सेल्यूलर लेवल होता है, या हो सकता है आगे जब इवॉल्व हुए एनिमल तो सेल्स ने मिलकर टिश्यू बनाने शुरू किए। तो आप नेक्स्ट फाइला ऐसे पढ़ेंगे जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अब सेल्स ग्रुपिंग कर रही हैं और मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। फिर और इवोल्यूशन हुआ तो टिश्यू से बने ऑर्गन्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारी आई है, तो हमारी आई को हम एक ऑर्गन बोलते हैं। आपने अगर आई का स्ट्रक्चर सबने 9-10 में भी पढ़ रखा है, तो उसमें आप पढ़ते हो कि जैसे सबसे बाहर स्क्लेरा की लेयर होती है, फिर कोरॉइड की लेयर होती है, फिर अंदर रेटिना की लेयर होती है। तो वो सब अलग अलग टिश्यूज़ हैं, तो उन सब टिश्यूज़ ने मिलकर एक ऑर्गन बनाया, दैट इज आई। तो टिश्यूज से मिलकर बने ऑर्गन्स, तो और एनिमल्स इवॉल्व हुए, और फिर ऑर्गन्स से मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम। यानी कि जैसे अगेन हम ह्यूमंस के एग्जाम्पल से समझें तो हमारी बॉडी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, ओरल कैविटी है, फैरिंग्स एंड ईसोफेगस है, फिर हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इनको अलग अलग ऑर्गन्स कहेंगे। सारे ऑर्गन्स अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली पर्पस क्या है उनका, डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसलिए ये बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो जैसे जैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए ना, उनमें अलग अलग लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। देखें एनसीईआरटी में क्या लिखा है, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेल्यूलर। देखो पहले ही क्लियर कर दिया, कंफ्यूज मत होना, आपको नीट में कंफ्यूज करें कि भाई अमीबा और पैरामीशियम एनिमल में आता है क्या। तो क्लासिफिकेशन वाइज वो एनिमल्स नहीं हैं, अब उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है प्रोटोजोआ में, तो प्रोटिस्टा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में एनिमल हम उनको कहते हैं जो एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है। सो दे आर मल्टी सेल्यूलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम इन चारों में देखें तो फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस जो हैं, जिनकी बात मैं अभी कर रही थी आपसे, द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ एनिमल शो लूज सेल एग्रीगेट। तो वो सेल्स का एक एग्रीगेट है जहां पर हर सेल अपना अपना फंक्शन कर रही है। तो सेल जो सेल्यूलर लेवल है उसका एग्जाम्पल होगा स्पॉन्जेस। बस पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ स्पॉन्जेस का ही ऐसा फाइलम है, पॉरीफेरा फाइलम, जिनमें सेल्यूलर लेवल होता है। देन दैट इज दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नीट में क्वेश्चन था, जो आगे की लाइन है, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स। हालांकि हर सेल अपना अपना काम कर रही है, बट उन सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर जरूर देखने को मिलता है कि भाई इस सेल को ये करना है, दूसरी सेल को ये करना है ना। जो भी डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं उनमें काम बटे हुए हैं। तो चाहे से सेल्यूलर लेवल है, बट यस देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। देन अगर टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल में आपको दो फाइलम ध्यान रखना है बच्चों। कौन से दो फाइलम याद रखोगे, एक तो सीलेंट्रेटा और एक टीनोफोरा। अभी आपको ये नाम नए लग रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट डू रिमेंबर सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा जहाँ भी आएंगे ना साथ में आएंगे, जैसे सिमेट्री दोनों में रेडियल आएगी, टिश्यू लेवल भी दोनों में सेम है, जो भी पॉइंट्स आएंगे दोनों डिप्लोब्लास्ट, जो भी पॉइंट्स आएंगे सब सेम आएंगे दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ऐसा बोलती हूँ कि ये एनिमल किंगडम के दो भाई हैं, ठीक है, दो ब्रदर फाइला हैं। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, और नाम भी बहुत मिलते जुलते हैं, बट आगे हम इनका मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है कि सीलेंट्रेट्स में अरेंजमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स, द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, हाईलाइट कर लेते हैं, सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू, हेंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इन्होंने सिर्फ सीलेंट्रेट लिखा है, बट टीनोफोरा में भी होता है, डू रिमेंबर। देन
अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल, और ऊपर जाएंगे तो हम ऑर्गन लेवल मिलेगा। अब इन दोनों के बाद जो नेक्स्ट फाइलम आता है ना बच्चों, ये हमेशा आपको सीरीज में चलना है। जो नेक्स्ट फाइलम आता है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तुम सबने फ्लैट वॉर्म्स का नाम सुना होगा, जो बिल्कुल जैसे आपका सेलो टेप नहीं होता उसकी तरह फ्लैट होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस, टीनिया टेप वॉर्म इसका कॉमन एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको ऑर्गन लेवल मिलेगा, यानी वहाँ पे ऑर्गन्स तो बन गए इंडिविजुअली, बट ऑर्गन सिस्टम अभी नहीं बना। और इसके बाद फिर जितने भी फाइलम हैं, ठीक है, उन सब में आपको मिलेगा ऑर्गन सिस्टम। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद आता है एस्केहेल्मिन्थेस। तो वहाँ से लेकर हमारा फाइलम कौन सा है पता है क्या? कॉर्डेटा। यहाँ पर बाकी सारे, ये देखो 1 2 3 4 फाइला यहाँ कवर्ड हो गए। 11 में से 4 हटा दो तो बाकी जितने भी बचे वो सारे फाइला इधर आएंगे। क्लियर? तो आगे क्या लिखा है कि एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ईच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। ये तो हो गई बात किसके लिए? प्लेटीहेल्मिन्थेस के लिए। वैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला, क्योंकि जिनमें फिर ऑर्गन सिस्टम है उनमें भी ऑर्गन्स तो है ही, ठीक है। एंड इन एनिमल्स लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। बीच में हेमिकॉर्डेट्स का नाम भी आना चाहिए था। कॉर्डेटा से पहले एक और फाइलम आता है हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। और यहाँ पर भी एक मिसिंग है। एनेलिडा से पहले यहाँ पर एक और आना चाहिए जिसका नाम मैंने लिखा है निमेटोडा, एस्केहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो ये जो फाइलम बचे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे। कोई और मिसिंग है क्या इसमें? सारे फाइलम आ गए, ठीक है, बिल्कुल हो गए सारे। तो ये सब में कौन सा सिस्टम आएगा? इन सब में आएगा ऑर्गन सिस्टम। द ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स, ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। बात समझ में आई आपको कि जो सिस्टम है उसके ऑर्गन्स तो अलग अलग हैं, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, बट वो सब मिलकर कोई एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज डाइजेशन। तो इस तरह से बनता है ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम आ जाएगा। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल। Organ system in different groups of animals exhibit various patterns of complexities. For example, अब यहाँ पर भी इन्होंने एक और आपको समझाया बच्चों की, जैसे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रूरी नहीं है जिनमें भी है सब में एक जैसा हो। यहाँ पर क्या लिखा है कि जब सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जब बना ना, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें एक ही ओपनिंग होती है। इट हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग, यानी कि माउथ का काम भी वही ओपनिंग करेगी और एनस का काम भी वही ओपनिंग करेगी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, प्लेनेरिया में बॉडी के मिड में बाहर की तरफ निकला हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहीं से वो फूड खाते हैं और वहीं से अनडाइजेस्टेड फूड निकालते हैं। तो इस तरीके का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पर एक ही सिंगल ओपनिंग है, तो जो कि किसकी तरह एक्ट कर रही है, बोथ माउथ एंड एनस, देन इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह का होता है। कौन सा? या तो होगा इनकम्प्लीट मतलब सिंगल ओपनिंग, और या फिर होगा कंप्लीट जिसमें कि माउथ अलग है, एनस अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस, इससे पहले तो है ही नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस और बाकी जितने भी बचे ना, उन सब में 2 ओपनिंग्स होगी। प्लेटी के बाद जो भी रिमेनिंग है उन सब में आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। देखो अभी तुम जो बेसिस में पढ़ रहे हो ना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जब तुम इंडिविजुअल फाइलम पढ़ोगे तो वहाँ रिपीट होने हैं। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से समझ लोगे तो वहाँ पर बार बार उस पॉइंट को नहीं समझना पड़ेगा। ओके, चलिए नाउ इसी तरह इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम को भी समझाया है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह का है ना, वैसे ही अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से बनना शुरू हुआ। देखो कैसे याद रखोगे, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। जो 11 फाइला है ना, उनमें अर्थवॉर्म का फाइलम आप पढ़ोगे एनेलिडा होता है, ठीक है। अर्थवॉर्म के फाइलम का नाम है एनेलिडा। तो एनेलिडा से पहले जितने भी फाइलम थे उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। जो भी बॉडी में फ्लूइड्स वगैरह हैं बस वही एक तरह से सर्कुलेटिंग फ्लूइड हैं। सर्कुलेटिंग सिस्टम का मतलब होता है हार्ट होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए, और ब्लड वेसल्स हो भी सकती हैं और नहीं भी, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले बना एनेलिडा फाइलम में, और उसके बाद जितने भी फाइलम है कॉर्डेटा तक सब में प्रेजेंट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को जब स्टडी किया तो वो 2 टाइप का मिला, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। ये क्या होता है भाई, ओपन और क्लोज?
ओपन टाइप का मत, चलो पहले क्लोज बताती हूँ जिस, क्योंकि हमारे में क्लोज है तो आपको समझ में आएगा। क्लोज टाइप का मतलब होता है कि जो ब्लड है ना वो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोज है, बंद है। ऐसे बॉडी में खुला स्विमिंग पूल नहीं है ब्लड का, बल्कि ब्लड क्या है, अपनी ब्लड वेसल्स में जो कैनाल्स हैं, बॉडी में ट्यूब्स हैं, ब्लड वेसल्स, उन्हीं के अंदर फ्लो करेगा। जब भी हार्ट पंप करेगा ब्लड को तो एक बड़े वेसल से हार्ट पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा। ठीक है, किसका नेटवर्क है, आर्टरीज का, वेन्स का, कैपिलरीज का। तो ब्लड किस में बंद है, अपनी वेसल्स में। तो ऐसा सिस्टम तो कहलाएगा क्लोज्ड। और ओपन का मतलब क्या होता है, हार्ट है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, हार्ट से जैसे ही ब्लड निकला ना तो बॉडी में जो स्पेस है, पूरा कैविटी है, सीलोम हम पढ़ेंगे अभी, उसमें फैल गया पूरा ब्लड। यानी एक तरह से देखा जाए, इमेजिन करो कि एक बॉडी में ऑर्गन्स हैं और उनके चारों तरफ जो भी खाली जगह है वहाँ पे ब्लड है। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है ब्लड के स्विमिंग पूल में ऑर्गन्स नहा रहे हैं, है ना। ऑर्गन्स आर बाथेड इनटू द ब्लड। तो उसको कहते हैं आप ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पर ब्लड ओपनली फ्लो कर रहा है, किसी ब्लड वेसल्स के अंदर बंद नहीं है। तो एनेलिडा से कॉर्डेटा तक जिनके पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें यू हैव टू रिमेंबर, जो सबसे पहले वाला है यानी एनेलिडा, और जो सबसे आखिरी वाला फाइलम है यानी कॉर्डेटा, जो सबसे पहले वाला है और जो सबसे आखिरी वाला है, उनमें तो क्या है, क्लोज्ड। बहुत आसान है याद रखना, इसमें भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। हम किस में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं ना, तो हमारे पास तो क्लोज है, तो एनेलिडा के पास भी क्लोज है। तो पहला और आखिरी तो क्लोज रखता है, और इन दोनों के बीच में जो भी फाइलम आते हैं, जैसे कि आप पढ़ोगे, एनेलिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स जिसमें आते हैं, फिर आता है मॉलस्का, फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, फिर आता है हेमिकॉर्डेटा, है ना, और फिर कॉर्डेटा आ ही गया। तो इन दोनों के पास क्लोज है और बीच में जो चार हैं उनके पास ओपन है। तो यहाँ क्या लिखा है भाई, ओपन टाइप का मतलब इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो, सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथेड इन इट। याद रखना, ब्लड का स्विमिंग पूल है बॉडी में और ऑर्गन्स उसमें नहा रहे हैं। बट एक बात और बता देती हूँ, इन चारों में से किसी में भी रेड कलर्ड ब्लड नहीं होता। इन चारों में ही ब्लड या तो कलरलेस होता है या कुछ में ब्लू कलर्ड होता है, बट रेड कलर्ड ब्लड इनमें नहीं होता। तो ये पॉइंट भी तुम यहीं पर ऐड कर लो कि ओपन टाइप में ब्लड इज नॉट रेड इन कलर, ब्लड इज नॉट रेड इन कलर। स्विमिंग पूल बना तो दिया, बट वो यार सोचो ना तुम, अगर रेड कलर के ब्लड से भरा हुआ स्विमिंग पूल होता तो ऑर्गन्स डर जाते बेचारे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ब्लड को रेड कलर का नहीं रखा गया, जनरली कलरलेस ब्लड होता है, ठीक है। जबकि क्लोज टाइप जिनमें ब्लड वेसल्स के अंदर बंद है ना, एनेलिडा और कॉर्डेटा में, इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायामीटर। आप पढ़ते हो ना, आर्टरी थोड़ी ब्रॉड होती हैं, आर्टरियोल्स और कम होती हैं, फिर कैपिलरीज बिल्कुल थिन होती हैं, फिर वेन्यूल, वेन्स, तो अलग अलग डायमीटर के होते हैं ये। वेरिंग डायमीटर, दैट इज आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, तो आप उसे कहेंगे क्लोज टाइप। और जिसमें भी क्लोज टाइप है ना बच्चों, उसमें ध्यान रखना ब्लड इज रेड इन कलर। चाहे एनेलिडा हो यानी अर्थवॉर्म हो या हम हो, दोनों में ही ब्लड का कलर कैसा है, रेड है, ठीक है। ब्लड का कलर कैसा है, रेड है। अच्छा, अब इसमें ये पॉइंट आगे नहीं आएगा तो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि दोनों में रेड कलर्ड ब्लड है, यानी दोनों के पास हीमोग्लोबिन है। बट एक फ़र्क है, क्या फ़र्क है, हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ होता है बताओ, कौन सी सेल्स में, ब्लड की आरबीसीज में। लेकिन एनेलिडा जो कि सबसे पहला फाइलम है ना, जिसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम बना, तो वहाँ पर एकदम से आरबीसीज नहीं बनी ब्लड में, वहाँ पर सेल्स कोई दूसरे टाइप की इरेगुलर सी अमीबॉइड सेल्स होती हैं, आरबीसी तो होती ही नहीं है। तो फिर हीमोग्लोबिन कहाँ है भाई, तो एनेलिडा फाइलम में ब्लड रेड कलर का है, हीमोग्लोबिन की वजह से है, लेकिन आरबीसीज नहीं है वहाँ पर, बल्कि हीमोग्लोबिन सीधा जो ब्लड का प्लाज्मा है ना उसमें डिजॉल्व है। अब ये मत कहना कि मैम हमें ये भी नहीं पता प्लाज्मा क्या होता है, देखो बता देती हूँ। ब्लड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ब्लड का मैट्रिक्स दैट इज प्लाज्मा, और दूसरा सेल्स। तो या तो हीमोग्लोबिन सेल्स के अंदर है, जैसा कि हमारे में, इनको हम आरबीसीज कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और या फिर इस वाले फाइलम में हीमोग्लोबिन कहाँ है, सीधा प्लाज्मा में ही डिजॉल्व है। हमारे में प्लाज्मा कलरलेस होता है, पेल कलर्ड होता है, रेड नहीं होता हमारा प्लाज्मा, लेकिन एनेलिडा का तो प्लाज्मा ही रेड कलर का है, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। तो जो पॉइंट जहाँ मुझे लगता है एडिशनली ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूंगी, क्लियर। तो यहाँ पर आप लिख देना ब्लड इज रेड इन कलर, किसकी वजह से, इस पॉइंट को मैं आगे लिख देती हूँ आपको। जो ये जो रेड ब्लड है किसकी वजह से होता है ये रेड ब्लड, दिस इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन अगर हम बात करें
एनेलिडा की, तो हीमोग्लोबिन कहाँ है एनेलिडा में? डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, किसमें? एनेलिडा में, एनेलिडा में। और अगर कॉर्डेटा यानी हमारी बात करें तो हीमोग्लोबिन कहाँ है? इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स में है, किसमें? इन कॉर्डेटा। तो बस 2 ही फाइलम ऐसे हैं पूरे एनिमल किंगडम में जिनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिनके पास रेड कलर्ड ब्लड है, बट उस रेड कलर्ड ब्लड में हीमोग्लोबिन की पोजीशन अलग अलग है। हमारे में हीमोग्लोबिन आरबीसीज में बंद है, जबकि एनेलिडा में हीमोग्लोबिन सीधा प्लाज्मा में डिसॉल्व है। ठीक है, एनेलिडा फाइलम को हमेशा अर्थवॉर्म के एग्जाम्पल से याद रखो, जिससे तुम्हें अर्थवॉर्म के फीचर्स भी याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक, क्लियर? तो ये हुआ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे हर सिस्टम की बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट वो आप ह्यूमन फिजियो में पढ़ोगे, तो यहाँ पर जो कंसाइज है वो हमने पढ़ लिया है। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया देखें। चलो भाई, नेक्स्ट क्राइटेरिया पर आते हैं, दैट इज सिमेट्री। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर बात करें सिमेट्री की, सिमेट्री समझते हो क्या? कि आपके सामने कोई भी चीज़ रखी हुई है तो आप उसको किस एक्सेस से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज हो दोनों। ठीक है, तो उसमें 2 तरह की सिमेट्री होती है बच्चों। या तो होती है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री लोअर एनिमल्स में होती है। रेडियल का मतलब कि जैसे एक सर्कल में, जैसे कि एक सर्कल में रेडियल सिमेट्री क्यों कहते हैं? जैसे एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस होती है ना, क्या हर रेडियस अलग अलग डायमेंशन की होती है? अगर ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो सारी 2 सेंटीमीटर ही होंगी। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब कोई भी एक ऐसा एनिमल जिसको आप किसी भी तरह से डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करोगे तो दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, ऐसे डिवाइड करोगे तो भी दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। मतलब ये आपको 3D में इमेजिन करो, ऐसे प्लेन बताया है ना, कोई भी प्लेन से डिवाइड करो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऐसे सेजाइटल, जो एनिमल है वो इक्वल पार्ट्स शो करेगा दोनों वाले। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। अब सोचो हमारे में है क्या ऐसी रेडियल सिमेट्री? अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करें तो अपर एंड लोअर हाफ तो सेम नहीं है, या ऐसे डायगोनली कट करें तो भी ये दोनों पार्ट सेम नहीं है। तो ये सिर्फ लोअर एनिमल में, और लोअर एनिमल्स में भी वो जो दोनों भाई है ना, कौन से? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, उन दोनों में होती है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, उनसे पहले वाला जो एक फाइलम है पॉरीफेरा फाइलम, उसके पास क्या होता है? स्पॉन्जेस, जो मैंने कहा आपको स्पॉन्ज के टुकड़े की तरह होते हैं, वो इर्रेगुलर से होते हैं, उनमें सिमेट्री नहीं होती, उनको कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, और बाकी इन तीनों फाइलम के अलावा जितने भी फाइला बचे उन सब में आप डाल दो बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल का मतलब एक ही एक्सेस ऐसी है बॉडी में जिससे आप एनिमल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सको, और ये जो एक्सेस है ये हमेशा वर्टिकल एक्सेस होती है। ठीक है ना, तो इससे आप एनिमल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जितनी भी एक्सेस मैं बोल रही हूँ वो सब एनिमल के सेंटर से पास होनी चाहिए। ठीक है, जो सेंट्रल एक्सेस है वहां से पास होनी चाहिए। तो देखिए एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन लिखी है भाई, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पर 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल या बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, एसिमेट्रिकल में डेफिनेशन क्या है? एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। कोई ऐसा प्लेन ही नहीं है बॉडी में जिससे आप एनिमल को इक्वली डिवाइड कर सको, एसिमेट्रिकल एनिमल्स। इसका एग्जांपल आप लिख लेंगे स्पॉन्जेस, जो सबसे पहला फाइलम है स्पॉन्जेस का पॉरीफेरा, उनमें एसिमेट्री होती है। नाउ व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। एनी प्लेन, ये कीवर्ड है यहाँ पर, मतलब किसी भी प्लेन से डिवाइड करो, बस ये कंडीशन है कि वो सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, तो उसको कहेंगे आप रेडियल सिमेट्री। इसमें दोनों भाई आ गए, कौन से दोनों भाई आ गए? देखो ये लिख रहा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। इस बार नीट 2023 में क्वेश्चन था सिमेट्री के ऊपर। अब ये जो इकाइनोडर्मेटा है ना, ये कहाँ से आ गया भाई? इकाइनोडर्मेटा तो बहुत बाद में आता है, जब हम कॉर्डेटा पढ़ते हैं ना, कॉर्डेटा के हेमिकॉर्डेटा के जस्ट पहले आता है। तो इतने एडवांस फाइलम में रेडियल सिमेट्री क्या कर रही है? देखो आपको एक बात बताऊं, जो रेडियल सिमेट्री है ना वो इसलिए बनाई गई एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में, कि किसी भी ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि इधर तुम्हारी आंखें होंगी या इधर तुम्हारे ये होगा, किसी भी तरफ से कोई भी खतरा आए, कुछ भी फूड मिले तो वो सेंस कर सके। तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है कि सब कुछ हर तरफ होता है। ठीक है, ऐसे उनमें आइज वाइज तो होती ही नहीं, ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते ना, लोअर में टिश्यू लेवल होता है। तो उनमें रेडियल सिमेट्री बना दी कि भाई बॉडी में जो भी चीज़ें होंगी वो सब तरफ इक्वली फैली होंगी, तो वो रेडियल सिमेट्री हो गई। तो रेडियल सिमेट्री की ज़रूरत लोअर एनिमल्स को है। हायर एनिमल इतने एडवांस हैं कि वो अपनी प्रोटेक्शन, अपना फूड सर्च वगैरह खुद इजीली कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब हायर एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री तो होती नहीं है, बट ये इकाइनोडर्मेटा में क्या कर रही है? तो इकाइनोडर्मेटा में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है कि जो जब इकाइनोडर्म्स इवॉल्व हुए, ये आता है आपका 9th नंबर का फाइलम है ये। तो जब इकाइनोडर्म्स आए ना, तो इकाइनोडर्म्स में क्या हुआ बच्चों, जो लार्वल स्टेज थी, लार्वल समझते हो, जैसे आप बटरफ्लाई वगैरह में नहीं पढ़ते कि एग से पहले लार्वा बनता है, कैटरपिलर, और फिर एडल्ट बनता है, तो वैसे ही एनिमल्स में बहुत सारों में लार्वा होता है। तो इकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है वो तो बायलैटरल है हमारी तरह, अपने आसपास के फाइलम की तरह, लेकिन जब वो लार्वा एडल्ट में बदला, इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश, तो स्टारफिश में आप बनाते हो ना ऐसे 5 आर्म्स होती हैं स्टारफिश में, तो उसमें कौन सी सिमेट्री आ गई? रेडियल सिमेट्री। यानी आप किसी भी एक्सिस से डिवाइड करो, 2.5 आर्म्स एक तरफ, 2.5 आर्म्स एक तरफ, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है स्टारफिश का कि उसमें एक नहीं बल्कि कई सारे प्लेन्स होते हैं जिससे आप उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सको। तो ये एक तरह से नेचर का तरीका है हमको ये बताने का कि भाई हायर एनिमल्स भी ना कहीं लोअर से ही इवॉल्व हुए हैं। ऐसे नेचर बीच बीच में इंडिकेशंस देती रहती है, आप पढ़ोगे ऐसे कॉर्डेटा में भी पढ़ोगे, कुछ ऐसे फीचर्स आएंगे जो बिल्कुल लोअर फाइलम में होते हैं और एक्सेप्शनली वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये नेचर के तरीके हैं हमको बताने के कि भाई सब हायर एनिमल्स लोअर से ही इवॉल्व हुए हैं। क्लियर? तो इकाइनोडर्मेटा एक हायर फाइलम होते हुए भी आप पढ़ेंगे कि इकाइनोडर्म के जो लार्वा है उसमें तो कौन सी होती है? उसमें तो बायलैटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब वो एडल्ट में बदला तो वो पुराने फैशन में चला गया, रेट्रो थीम में चला गया, यानी उसके पास कौन सी है? लोअर जो प्रिमिटिव सिमेट्री है, दैट इज रेडियल सिमेट्री। ठीक है, इसको मैं ऐसे याद कराती हूँ कि बच्चों को वो एक कहावत है ना, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, एक मूवी है शायद पुरानी, तो यानी बाप नंबरी और बेटा उससे भी बढ़कर। तो आप कंफ्यूज मत होना, एडवांस सिमेट्री किसमें है? बेटे में, यानी लार्वा में। लार्वा में एडवांस है, एडल्ट में लोअर सिमेट्री है। ठीक है, क्लियर? वो भी तो होता है गुरु शेर चेला सवा शेर, है ना, गुरु शेर से चेला सवा शेर, ऐसे भी होता है कि मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, बट ऑब्वियस वो हमेशा पहले वाली से बढ़कर होती है, जो हमारी छोटी वाली जनरेशन होती है। तो इन दोनों में छोटा कौन है? लार्वा। तो लार्वा में एडवांस सिमेट्री है, बट एडल्ट में प्रिमिटिव सिमेट्री है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट में क्वेश्चन आते हैं बहुत बार इस पर। ठीक है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। नाउ तो रेडियल सिमेट्री हो गई, एंड व्हाट इज बायलैटरल सिमेट्री? बायलैटरल सिमेट्री क्या है? बाकी जितने भी फाइलम बचे, टिनोफोरा के बाद क्या आ जाता है? प्लेटी। तो प्लेटी हेलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम हैं, इन्होंने कुछ ही नाम लिखे हैं, बट जितने भी फाइला हैं उन सब में बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट बाय ओनली वन प्लेन। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? ओनली वन प्लेन। यहाँ पे नो प्लेन, यहाँ पे मैनी प्लेन्स, यहाँ पे ओनली वन प्लेन। ठीक है, जो बॉडी को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल क्या हो गया? बायलैटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल हो गया प्लेटी हेलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक सभी, बस बीच में से ये इकाइनोडर्मेटा को हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को थोड़ा टाइम देकर समझ लिया ना तुमने, तो तुम्हें जब तुम इंडिविजुअल फाइलम पढ़ोगे तो आधे कैरेक्टरिस्टिक्स तो वहीं लर्न हो जाएंगे, यहीं पे लर्न हो जाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लेके समझो इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को, जिससे ये चैप्टर आपको आसान लगेगा। ठीक, क्लियर? सिमेट्री समझ में आ गई? ओके।